हेलो गाइस, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो चलिए, आज हम जो हैं वो यूजीसी नेट जो आपका एग्जाम 2025 जून में होने वाला है, उसकी क्या करेंगे, उसके हम पीवाईक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं आपके कम्युनिकेशन टॉपिक से, वहां से उनको सॉल्व करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी वहां से पूरे पूरे क्लियर हो जाएं। क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, यूनिट्स को कवर कर लिया होगा। अब आपका टाइम क्या है, रिवीजन वर्क का। यानी आप जितना अच्छा रिवीजन वर्क करेंगे, जो भी आपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वहां से पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतने आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टॉपिक से अलग होते हैं, यानी वो डायरेक्टली आपके टॉपिक से नहीं पूछे जाते, बिल्कुल छोटे छोटे से माइनर से टॉपिक होते हैं जो आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए भी आपको पीवाईक्यूज करना जरूरी हो जाता है। और साथ में जो हमने पढ़ा है, जो हमने यूनिट अपने कवर किए हैं, उनको थ्योरी बेस पे पढ़ा है, तो उनको भी हम कवर कहाँ से करते हैं, कहाँ से रिवाइज करते हैं, अपने पीवाईक्यू से। इसीलिए चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके लिए मस्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है वो पीवाईक्यूज होते हैं। क्योंकि आप मतलब उससे हमें पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो अपने थ्योरी बेस से अलग हटकर थोड़े होते हैं, उनको कैसे क्लियर करना होता है। यानी अब अगर हम कहें तो हमारे जो हमारी 100% डिपेंडेंसी जो होती है वो हमारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से कंप्लीट हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पीवाईक्यूज सॉल्व करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पीवाईक्यूज, और उम्मीद है कि ये पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, यानी बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है पीवाईक्यूज आपके जनरल पेपर के रहने वाले हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेशन, यानी जो हमारी फोर्थ यूनिट है वहां से हम इस टॉपिक को इस टॉपिक के जो बनने वाले क्वेश्चन, आपको पता है इस ये टॉपिक हमारी जो पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है, यूनिट जो हमारी है, ये इम्पोर्टेंट यूनिट है। यहाँ से क्वेश्चन करीब 5 से लेकर 7 तक आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक साल, ये हर साल आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो इसको क्या करना है, हमें इस यूनिट पर अच्छे से पकड़ बनानी है और अच्छे से इसको कवर करते हुए चलना है, और इसको रिवाइज भी बार बार करते रहना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अब बेसिक चीज क्लियर करते हैं। चलिए ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेटर लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी जब हमारे व्यक्तित्व पर एक अच्छा असर जो डालता है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है। और कम्युनिकेशन स्किल एक बेहद टफ स्किल्स भी होती है। क्योंकि कहते नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हमारी खासियत क्या है, तो सबसे बड़ी जो हमारी शख्सियत की खासियत होती है वो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन। और आप जानते हैं कि टीचिंग स्किल के लिए, आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्लास में बच्चों के सामने कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने ऑफिस वर्क के लिए कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे लिए वहां पर क्या जरूरी हो जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए। तो यही हमारा एक टॉपिक है, हमारी जो फर्स्ट पेपर है हमारा जो यूजीसी नेट का, उसमें ये यूनिट इसी वजह से दी हुई है कि अगर हम प्रोफेसर लाइन में जा रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। जितने अच्छे से हम बेहतर तरीके से अपने अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपने अपनी बात करने के अंदाज को जितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सामने वाले पर हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का उतना ही बेहतर प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो जितना अच्छा वक्ता है, जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, उसको उतना ही अच्छा मान सम्मान दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आपने समझ लिया क्या है। कम्युनिकेशन मतलब आप ये समझिए, कम्युनिकेशन शब्द जो है हमारा वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट
लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट, और एक शब्द हमारा क्या आता है, कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है बताइए, यानी जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, संवाद, क्या होता है, संवाद। तो आपको ये पता चल गया कम्युनिकेशन कहाँ से आया है और इसमें कौन कौन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। आज के टाइम पे कहते नहीं कि कंपटीशन इतना टफ हो रहा है तो क्वेश्चन भी जो है वो टफ हो रहे हैं, तो इस वजह से डायरेक्टली ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन यानी आपको इस शब्द के बारे में तो पूरा पूरा पता ही होना चाहिए कि ये शब्द कहाँ से आया और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आप देखिए कम्युनिकेशन क्या है, अगर हम इसको प्राचीन टाइम से, बिल्कुल पुराने समय से देखें कि कम्युनिकेशन क्या है। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, यानी उसको अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करना, अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना या दूरस्थ संदेशों को खुद प्राप्त करना क्या रहा है, वो गतिशील रहा है, हमेशा उसको इस कार्य में रुचि रही है। और पहले क्या होता था कि आज के टाइम में तो ऐसा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि एक बटन प्रेस किया और हमारी जो सूचनाएं जो है वो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे छोर तक पहुंच जाती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो हम संदेशों को किस तरह पहुंचाते थे, किस तरह हम मतलब अपना संचार करते थे, क्या करते थे, कभी तो संदेश वाहक रखे जाते थे जो हमारे संदेशों को पहुंचाते थे, और उन संदेशों को ज्यादा गति प्रदान करने के लिए, बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए क्या करते थे, घुड़सवारी का यूज किया जाता था। चाहे वो हमारा घरेलू संवाद होता, घरेलू सूचनाएं होती या युद्ध से रिलेटेड होती या कोई और सूचनाएं होती, उन सबके लिए क्या होता था, हमारा जो उस टाइम पे जो ये दूतावास, जो लोग मतलब दूतावास रखा जाता था, उसको क्या कहते थे, उसको दौत्य कार्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दौत्य कार्य या दौत्य कौशल। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो संदेश वाहक होता है, जो संदेश लेकर जाता है या लेकर आता है, उसका उसका चतुर होना और उस कार्य में कौशल प्राप्त होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो सूचनाओं को इधर से उधर भेजता है। और और इस बात को अगर बहुत ज्यादा पुराने समय से लेकर जाए तो क्या होता है, जैसे जब महाभारत काल में हम देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ था, युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने अपना जो ये जो अपना जो संचार था भेजने के लिए, यानी अपने संदेश को भेजने के लिए श्री कृष्ण का यूज, श्री कृष्ण को रखा था, उन्हीं को कौरवों के पास भेजा था। तो आप देखिए कि यानी हमारा जो संदेश जो है वो कहाँ से चला आ रहा है, यानी हमको संदेश का आदान प्रदान करना, अपनी बातों को कहना कब से, मतलब आप देखिए पहले चिट्ठियां चलती थी, फिर उसके बाद तार, फैक्स, ये सब, और आज क्या है, बस एक बटन दबाया, हेलो, और मतलब कहीं से भी कहीं को अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो वही एक कम्युनिकेशन है, और ये आपका हायर एजुकेशन में इसीलिए इसको दिया गया है, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को किसी के सामने अपने कम्युनिकेशन स्किल से किस तरीके से उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कैसे बता सकते हैं कि सामने वाला बंदा, कहते हैं कि जब कोई इंसान बात करता है उसके बात करने के अंदाज से ही हमें पता चलता है कि वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति है। तो वही चीज है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से डेवलप होंगी। एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी यूनिट है, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो जो लोग बात करना बिल्कुल नहीं जानते, यानी जो जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा कम वीक है, वो भी यहाँ से थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेंगे। तो चलिए, अपना पीवाईक्यू की हो रही थी तो अपने पीवाईक्यूज यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट कम्युनिकेटर्स लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स, यानी संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं। अब इसमें से कौन सा मतलब ऐसा है जो संप्रेषकों के दृष्टिकोण से सिंबॉलिक है, तो क्या है इसमें, पहला तो है इनएक्टिव टूल्स। इनएक्टिव टूल्स यानी निष्क्रिय उपकरण। निष्क्रिय उपकरण क्या होते हैं, आपके जो बिल्कुल निष्क्रिय हो, यानी जो बिल्कुल काम ना करते हो। तो जैसे क्या होता है, एक होता है हमारा आर्थिक लक्ष्य, इकोनॉमिक टारगेट्स, तीसरा है हमारा सोशल टारगेट्स यानी सामाजिक उत्पाद। अब आपका डी वाला है जो कल्चरल फैंटेसीज यानी सांस्कृतिक स्वैर कल्पना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स कम्युनिकेटर लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक सिस्टम्स। अब देखिए इसमें सिंबॉलिक सिस्टम में देखिए निष्क्रिय उपकरण ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, और कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्टिव होना चाहिए, और ये इनएक्टिव है। तो इसको तो इनएक्टिव, यहाँ से आपको एक वर्ड मिल गया और इसको क्या कर दिया हमने, ऑप्शन को कट कर दिया। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इकोनॉमिक टारगेट। अब हमारे कम्युनिकेटर का
ये सिंबॉलिक तो है नहीं कि उसको सिर्फ इकोनॉमिक अचीवमेंट करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इस ऑप्शन को भी कट कर दिया यहाँ से। अब देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन क्या है, सोशल टारगेट्स। अबे देखिए, हम वही बार बार मैंने आपको स्टार्टिंग से इसीलिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, इसलिए आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को ठीक कर पाए। देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि आप अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करके बना सकते हैं। देखिए सोशल टारगेट्स यानी कम्युनिकेटर जब अच्छी लैंग्वेज का यूज करता है तो उसका जो सोशल टारगेट है, जो सामाजिक उत्पाद है, वो क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियां हैं इसमें। तो ये हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब देखिए ये कल्चरल फैंटेसी, सांस्कृतिक स्वर कल्पना, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। जो भी आपके कठिन वर्ड है यहाँ से टफ वर्ड रहेंगे उसको भी क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे में समझा देंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है, गिव द बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब ये देखिए मॉडर्न टाइम में अब वो पुरानी बात हो गई जब सिर्फ एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते थे। अब बहुत मुश्किल से आपको 5-7 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन होंगे। अब वो पता है, अब इस तरीके से नया पैटर्न जो हमारा यूजीसी नेट, जो हमारा नेट जो है एनटीए, जो आपका नया पैटर्न दे रहा है क्वेश्चन का, वो इस तरीके से दे रहा है। आपके स्टेटमेंट्स वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी में यहीं पर बच्चे जाकर फंस जाते हैं कि स्टेटमेंट्स को कैसे क्लियर करना है। कभी कभी तो हमें दोनों बातें ठीक लगती हैं, कभी कभी लगता है कि एक नहीं, एक सही है, गलत है। तो हमको क्या करना है, इस इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए हमको यूनिट को डेप्थ में पढ़ना है। यानी हमारी यूनिट जो है बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। अब आप सोचिए हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो आपको हर एक यूनिट का एक एक शब्द बहुत डेप्थ में उसकी नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऐसे कहने को हम हवा में बातें करते नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, आप 1 महीने में कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको अच्छी रैंक लानी है मेरिट में। आप जानते हैं कि 100 में से कुल 6% जो है वही स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप देख लीजिए कितना टफ एग्जाम है। कहते नहीं, जो टफेस्ट एग्जाम हो रहे हैं हमारे नेशनल लेवल के, उसमें यूजीसी नेट एक अच्छा खासा मुकाम रखता है। इसलिए इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना है। अब देखिए हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है तो क्या कह रहा है। अब ये ना समझे कि मैम तो डीमोटिवेट कर रहे हैं। डीमोटिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छी अच्छी बातें करके आपको ये कहें नहीं बस हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। सच्चाई जो है वो थोड़ी कड़वी ही होती है। तो उस कड़वाहट को आप समझिए और अच्छे से तैयारी करिए इसकी। इस बार नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम में तैयारी करिए, लेकिन बिल्कुल ये है, इसको बिल्कुल ऊपर मत लीजिए कि नहीं ये हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं। आपको इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। द बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी इज सिंपल एंड वन साइडेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि बौद्ध जो हमारी बौद्धिक थ्योरी जो है वो कैसी है, सिंपल है और एक तरफा है, वन साइडेड यानी एक तरफा है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एज सोशल एंड मोरल एक्ट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बौद्ध संप्रेषण सिद्धांत साधारण और एक तरफा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, बौद्ध संप्रेषण को एक सामाजिक तथा राजनैतिक क्रिया के रूप में मानते हैं। अब देखिए जो बौद्ध धर्म है उसमें देखिए आपको क्या करा गया है, इसमें नैतिकता पर जो है वो ज्यादा जोर दिया गया है। यानी उसमें क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो और ये जो जो सारे कहते नहीं वो मोह माया है उसको त्याग दो। यानी सच्चाई और अच्छाई के बल पर चलो, अहिंसा और त्याग का रास्ता अपनाओ। ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। और ये धर्म, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, इसकी सभी शाखाओं में ये सारे जो आत्म त्याग है और जो आपका नैतिकता है और आपका जो अहिंसा है, ये सारी चीजें इस पर लागू होती हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं क्या है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही होगा। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इसको करेक्ट करिए। इतना मैंने आपको समझा दिया। देखिए क्या है, बोथ आर स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। इसमें कह रहा है कि हमारे दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए क्या बौद्ध संप्रेषण सिद्धांत साधारण और एक तरफा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर
फॉल्स, यानी ये कह रहा है हमारा पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, जबकि ये बात गलत हो रही है, क्योंकि बौद्ध संप्रेषण एक तरफा तो नहीं है, लेकिन सामाजिक तथा नैतिक क्रिया के रूप में माना जाता है। तो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, लेकिन ये गलत बता रहा है, तो हमने क्या किया, इसको भी कट कर दिया ऑप्शन को। और ये सारी चीजें आपको बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा विस्तार से, ठीक है, कि आप एक दो क्वेश्चन करके समझे कि हमारी यूनिट क्लियर हो गई। नहीं, आपको इन सारी चीजों को अगर आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन सर्च करिए, वेबसाइट पर जाकर चेक करिए और इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं और आपको पुरानी चीजों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ से जब आप इसकी जो एक यूनिट है हायर एजुकेशन, वहां पर भी इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कोरिलेट करती रहती हैं आपस में, और जब अच्छी नॉलेज होगी तभी अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। सी हमारा क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा क्या है, क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अनकरेक्ट है और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। तो इस वजह से हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, बौद्ध संप्रेषण सिद्धांत साधारण और एक तरफा है, ये बात हमारी गलत हो गई, ठीक है। और सेकेंड हमारा है बौद्ध संप्रेषण को एक सामाजिक का नैतिक क्रिया के रूप में मानते हैं, ये हमारी बात सही है। ये क्वेश्चन जितने मुश्किल होते हैं उतने आसान भी हो जाते हैं। आप पूछेंगे आसान कैसे होते हैं, वो आसान इस वजह से हो जाते हैं कि अगर हमने इसको थ्योरी बेस पे अच्छे से तैयार कर रखा है, हमने अच्छे से इसकी तैयारी की है, तो हमें मतलब हमने ये चीज तो पढ़ी है कि ये तो आता है उसमें, लेकिन ये चीज उसमें नहीं आती है, तो हम मतलब वहां से एलिमिनेट करके ऑप्शन तक, राइट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हमको यही वन लाइन में क्वेश्चन दिया होता तो ज्यादातर गलत होने की उम्मीद थी। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ये ऑप्शन जितने टफ होते हैं उतने ही, अगर हमें इसके बारे में अच्छी नॉलेज है तो ये करेक्ट भी हो जाते हैं। तो चलिए, आपका ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, निगेटिव कम्युनिकेशन, निगेटिव कम्युनिकेटर यूजुअली एक्सप्रेस, नकारात्मक संप्रेषक सामान्यतः व्यक्त करते हैं। अब जो नकारात्मक संप्रेषक होते हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सी चीज दिखाते हैं हमें, कौन सी चीज प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये आपके क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन है, सारे पी वाई क्यू है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया है 2023 जून में, क्योंकि आपके एग्जाम शिफ्ट वाइज होते हैं और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डे पे होते हैं, तो इस वजह से ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है ये चीज ना लिखी हो, लेकिन फिर भी आपको 100% इस पर विश्वास रखना है, ये आपके पी वाई क्यू ही है, कोई अलग से क्वेश्चन बनाए नहीं गए हैं। देखिए, हमारा पहला क्या है, वर्बल सॉफ्टनेस, शाब्दिक माधुर्य। तीसरा है हमारा ऑप्टिज्म, आशावाद। और थर्ड है हमारा निराशावाद यानी पेसिज्म। और डी है हमारा रिसेंटमेंट। और हमारा डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास। अब क्या पूछ रहा है, नकारात्मक संप्रेषक पूछ रहा है। नकारात्मक संप्रेषक जो है वो क्या क्या व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन दिए हैं, इस तरीके से जो आपके मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। ऐसे नहीं आते कि बस एबीसी में से सिलेक्ट कर लिया, इसको क्या करना होता है आपको, पूरा बीसीडी या एबीसी या एई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, बनाने की कोशिश करते हैं इसको भी। वर्बल सॉफ्टनेस, वर्बल आप देखेंगे जब आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपका एक टॉपिक ये रहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, शाब्दिक कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं सिर्फ बोलकर, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं या अपने फोन कॉल्स पर कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमारा वर्बल हो जाता है। नॉन वर्बल में क्या हो जाता है, हमारा जैसे रिटन वर्क हो जाता है, या कोई कहीं पर हम कुछ लिख कर दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाती है, नॉन वर्बल में आ जाती हैं। अब हमारा ऑप्टिज्म, आशावाद है, ये सारी चीजें हैं हमारी। तो देखिए, इसमें हमारा देखिए, यहाँ पे देखिए, नकारात्मक पूछ रहा है ना आपसे, निगेटिव पूछ रहा है, तो जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको निकाल दीजिए, जो पॉजिटिव शब्द हैं उनको निकाल दीजिए। देखिए, सॉफ्टनेस, माधुर्य आता है, तो ये तो हमारा सही है, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा देखिए, इसमें क्या होगा, सी जो है हमारा, सी ऑप्शन, निराशावाद, तो ये तो नकारात्मक वर्ड है, इसको हमने ले लिया। और हमारा डी क्या है, डी है हमारा अमर्ष यानी रिसेंटमेंट। अमर्ष क्या होता है, रिसेंटमेंट क्या होता है, ये होता है क्रोध, इसको क्या कहते हैं, क्रोध, ठीक है। तो आपको ये सब समझ, निराशावाद समझ में आ रहा है, अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। इसलिए ज्यादातर बेटा आप कोशिश किया करिए, जब भी आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करें उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इंग्लिश वाले शब्द जो है वो थोड़े इजी रहते हैं
और जो हिंदी वाले शब्द होते हैं वो थोड़े घूम फिर कर टफ बनाकर आते हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट होता है तो शब्द मतलब ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो वहां पर समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब हमारा क्या है, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास। ये देखिए हमारा ईबी हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स पूछ रहा था। तो हमारे देखिए ये तो हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब अच्छे वर्ड हैं जो हमारे पॉजिटिव है, जैसे शाब्दिक माधुर्य, वर्बल सॉफ्टनेस, ऑप्टिमिज्म, आशावाद, ये तो हमारे कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशंस में आते हैं। तो हमारे जो ये तीन ऑप्शन है सी डी ई, ये हमारे नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए अगर आपको इसमें से कोई एक भी वर्ड अच्छे से नहीं पता है, आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप ये ऑप्शन देखिए कैसे क्लियर कर पाएंगे। होगा आपसे क्लियर? बिल्कुल नहीं होगा। या हाँ, इसका एक तरीका और है इसको करने का, वो क्या है वो देखिए। वो ये हो सकता है आपका जो तरीका है, जैसे यहाँ पर ए शाब्दिक वर्बल सॉफ्टनेस है और ये नेगेटिव पूछ रहा है, तो जहां जहां पर ए ऑप्शन है उस ऑप्शन को काट दीजिए। जैसे यहाँ पर ए है तो ये भी हमने इसको कट कर दिया, और देखिए यहाँ पर ए है इसको भी हमने कट कर दिया। अब देखिए दो ऑप्शन हमारे कट हो गए सिर्फ एक शब्द के पता होने से। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या है, आशावाद। अभी देखिए ऑप्टिज्म, आशावाद, ये भी अच्छा वर्ड है। तो देखिए यहाँ से बी वाला हो गया, जैसे बी है यहाँ पर बी ऑप्शन में है, इसको भी हमने कट कर दिया। अब बचा क्या हमारा सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ से हम इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर लेंगे क्वेश्चन को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, अमंग द फॉलोइंग स्किल्स विच आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। मतलब हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो क्या क्या है, जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज करें ताकि आपको साफ दिखे। सॉफ्ट स्किल्स को हम पावर स्किल्स भी कहते हैं। पावर स्किल्स क्या होती हैं, और ये हमारी कोर स्किल्स भी होती हैं। इसी के नाम है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाए तो आपको वर्ड पर क्या करना है, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको वर्ड को अच्छे से पकड़ में आना चाहिए, और आपका इसी को क्या कहते हैं, कॉमन स्किल्स। ये देखिए ये तीन वर्ड आपके यहाँ से मिल रहे हैं, यानी पावर स्किल्स, कोर स्किल्स और कॉमन स्किल्स। इसी में आपको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट स्किल्स भी इसी को कहा जाता है। मृदु कौशल, यानी कुछ लोग ऐसा बोलते नहीं, बहुत कहते नहीं बहुत मीठा बोल रहे हैं, उनके बोलने में इतना इतनी सॉफ्टनेस, इतना अच्छा होता है कि सामने वाला बिल्कुल सुनता ही रहता है। अगर वो गुस्से में भी हो ना तो भी वो उसकी बातों को ध्यान से सुनेगा और उसका गुस्सा भी धीरे धीरे गायब होता चला जाता है। तो वही कि आपकी बातें आई। और ये कम्युनिकेशन स्किल आपने देखा होगा कि जब आप मेडिकल लाइन में जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये आना चाहिए। अब आप एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, अच्छा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रही हूँ कि क्लास में जब टीचर कम्युनिकेट करता है बच्चों से, टीचर कम्युनिकेशन यानी आपको क्लास कम्युनिकेशन, और पेशेंट और मरीज के बीच, पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, क्लास में टीचर का कम्युनिकेशन, पेशेंट और डॉक्टर का कम्युनिकेशन, ये कौन सा होता है, इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको हिंट्स भी दे दूं। यहाँ पर एक होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इन दो कम्युनिकेशन में से कोई एक कम्युनिकेशन होगा जो यहाँ पर इन दोनों के लिए होता है। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब चलिए देखते हैं, हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है, निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल, सॉफ्ट स्किल्स का, पावर स्किल्स, कोर्स स्किल और कॉमन स्किल्स किसको कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, और क्या होता है हमारा, मार्केटिंग, विपणन। मार्केटिंग, अब देखिए डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे तो हमारे सॉफ्ट कम्युनिकेशन में आ जाते हैं ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आता है, कम्युनिकेशन, विपणन, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, ये मतलब क्या करता है, ये योजनाएं बनाता है कि किस तरीके से हमें डेवलप करना है, कौन कौन सी लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है। तो ये मार्केटिंग आपका सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं आता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, कम्युनिकेशन, संचार, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना।
कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? मतभेद। और इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं टकराव। एक दूसरा वर्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा टकराव। ठीक है। अब क्या है? लीडरशिप, नेतृत्व करना, मतलब लीडरशिप करना किसी टीम की या अपने किसी भी संस्था की, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा। मृदु कौशल, सॉफ्ट स्किल्स बतानी है आपको, क्या क्या है। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने सूचना, अपने भावों को, अपने अपने विचारों को, अपने को आदान क्या करता है, अपने शब्दों के द्वारा सामने वाले के सामने प्रस्तुत करता है, बताता है। अगर वो गुस्से में है तो उसकी जो बोली होगी, जो उसकी बात करने का तरीका होगा, वो वैसा अग्रेसिव होगा। अगर वो मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जैसे हम बच्चों के सामने बात करते हैं तो किस अंदाज में बात करते हैं, बड़ों के सामने बात करते हैं तो कैसे हमारा बात करने का तरीका होता है, जब हम अपने टीचर्स के सामने जाते हैं तो हमारा बात करने का कैसा अंदाज होता है, तो ये सारी चीजें वहां से समझ में आती हैं हमें। तो देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन गिवन बिलो, आपको राइट आंसर तक आपको क्या करना है, पहुंचना है। देखते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पूछा है, तो देखिए डिसीजन मेकिंग है आपका। क्या है आपका? डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका तो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाएगा। सेकेंड आपका होगा मार्केटिंग, ये तो नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और फोर्थ क्या, थर्ड क्या है आपका? कम्युनिकेशन, संचार, ये तो है आपका इसमें सॉफ्ट स्किल्स में। अब आपका क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद संवादन या कॉन्फ्लिक्ट जो आपका होता है, ये आपका हो जाएगा रिजोल्यूशन, मतभेद करना, क्योंकि ये भी तो कम्युनिकेशन में ही आ जाता है आपका। लीडरशिप, नेतृत्व, ये भी आपका किस में आ जाता है? कम्युनिकेशन में। तो अभी देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा कौन सा होगा? हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्लियर है। ए, सी, डी और ई। तो आपको समझ में आ गया। तो आपको देखिए यहाँ से ये आपके कॉन्सेप्ट भी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5, जनसंचार माध्यम के मुख्य कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया क्या है इसको समझते हैं। इज अ बिग बिग कम्युनिकेशन। जो हमारा मास मीडिया जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार है, ये सबसे बड़ा संचार होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ सूचना देनी हो तो हमने क्या कर दिया, मास मीडिया का यूज कर लिया। या कुछ बहुत सारे लोगों को कोई एक चीज बतानी हो तो हमने क्या कर लिया, मास मीडिया का यूज कर लिया। तो मास मीडिया में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? एक तो क्या आ जाता है मास मीडिया में? मास मीडिया में हमारा आ जाता है सूचना। हम किसी को इंफॉर्मेशन जो हमें देनी होती है वो देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक हो जाता है एजुकेशन, शिक्षित करना। जैसे आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो चलते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों को शिक्षित करते हैं, बहुत से लोगों को बातें बताते हैं, अपनी ज्ञान से रिलेटेड उनको शिक्षा देते हैं। तो ये हमारा भी क्या हो गया, मास मीडिया में आ गया। और हमारा थर्ड क्या है, परसुएड यानी अनुनयन करना। परसुएड का मतलब क्या होता है, हमारा जो परसुएड होता है वो क्या होता है, परसुए का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। फॉलो करना, पीछा करना या पीछे पीछे आना, ये हमारा परसुएड हो जाता है। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जनसंचार हो जाएगा, यानी मास मीडिया में आ जाएगा। और ये क्या है हमारा, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना। क्योंकि देखिए यूट्यूब है आज के टाइम पे, या और भी वेबसाइट्स हैं, या और भी बहुत सी चीजें हैं जो मीडिया के थ्रू लोगों का मनोरंजन कर रही है। तो वो सारी चीजें भी क्या करती हैं, मास मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, यानी मेक अ सोसाइटी स्टैटिक, समाज को स्थिर बनाना नहीं है। मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो समाज को स्थिर नहीं बनाता। इसका फंक्शन ये नहीं है कि वो समाज को स्थिर बनाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, एजुकेट करेगा और परसू करेगा और एंटरटेन करेगा। तो हमारा ये सारे ऑप्शन किसमें मिल रहे हैं, ए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसको कट किया तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, इसको कट किया तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब देखिए इसको कट किया तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बचेगा वो हमारा कौन सा होगा, सी वाला। यानी हमारा जो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, एजुकेट, परस्यू और एंटरटेनमेंट, ये हमारी चीजें, इंटरटेन, ये सारी चीजें आ गई। तो आपका ये ऑप्शन क्लियर होगा। देखिए आपको अगर एक ऑप्शन भी सही से पता है तो वहां से भी आपका क्वेश्चन सही सही बन जाएगा। अब देखिए
अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन दिए गए आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये भी है। पहला स्टेटमेंट है आपका, क्या कह रहा है, प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन at the national level is supposed to recognize the fact that truth need not be separated from falsehood। क्या होता है, सेपरेट करना यानी अलग कर देना, और फॉल्स यानी झूठ। तो ये क्या कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अधिप्रचार यानी जो हमारा कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना होता है संबंधी संप्रेषण से इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं, इसका क्या मतलब, जैसे प्रोपेगेंडा क्या होता है, अब समझते हैं कि प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन क्या होता है। यानी बहुत सारे लोगों को किसी एक सूचना के लिए, किसी एक बात के लिए क्या करना, उनको एक मत कर देना, यानी उनको इकट्ठा कर देना। तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, हाँ, ये तो बात ठीक कह रहा है कि मतलब प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन एट द नेशन लेवल इज सपोज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रुथ नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। स्वीकार किया जाता है कि सत्य को झूठ में पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी जितनी भीड़ लोगों की इकट्ठा होगी, चाहे वो आप झूठ बात कह रहे होंगे, फिर भी आधों को ये लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, भले ही वो बातें झूठी हो। जैसे अभी यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से वीडियोस, बहुत सी कहानियां ऐसी ऐसी मिल जाएंगी जो बिल्कुल पूरी तरह से झूठी हैं, बिल्कुल पूरी तरह से फाल्स हैं, लेकिन इतने टाइम से चली आ रही है, इतना लोग देख रहे हैं, तो लोग को क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई होगी। मतलब झूठ भी इतनी सटीकता से और इतने बड़े उसमें बोला जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं सच साबित होने लगता है। तो वही चीज है, कह रहे हैं कि झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक अधिप्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच का भेद अस्पष्ट होता है। क्या कह रहा है, व्यवहारिक अधिप्रचार, अधिप्रचार क्या है, मेडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस ब्लर ट्रूथ, ब्लर ट्रूथ प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच का भेद अस्पष्ट होता है ताकि यह विश्वास उत्पादक हो सके। यानी ये कैसा हो जाए, ये ट्रूथ हो जाए, यही कह रहा है ना। तो इसमें देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन देखिए, इसमें से देखिए ये प्रोपेगेंडिक जो कम्युनिकेशन है, इसमें तो दोनों बातें हमें सही लग रही हैं, क्योंकि देखिए झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है, और ये क्या कह रहा है कि अस्पष्ट होता है ताकि आप विश्वास उत्पादक हो सके, यानी ट्रूथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर। अब देखिए दोनों कथन सही है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इन ऑप्शंस में क्या करना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं करती है। आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितना आपने पढ़ रखा होगा, वही सारी चीजें आपके यहाँ पर काम में आने वाली है। तो देखिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बताएगा, देखते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, और प्रथम जो हमारा एजुकेशन कम्युनिकेशन है, एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन है, इसी को तो ही कोठारी आयोग भी कहा गया है। अब देखिए इस आयोग में निम्नलिखित क्या था, निम्नलिखित क्या था, एक भाषा फार्मूला था, या द्विभाषी फार्मूला था, या त्रिभाषा, या फोर लैंग्वेज फार्मूला, इसमें क्या अपनाया गया था। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन था वो हमारा क्या था, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। यानी जो हमारा कोठारी आयोग था, जो हमारा भारतीय शिक्षा आयोग था, इसमें कौन सा जो हमें प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किस पर थी, तो वो हमारी किसमें थी, थ्री लैंग्वेज फार्मूला बेस्ड थी। अब देखिए इसको आगे भी समझ लेते हैं पूरा क्या है। देखिए इसको समझते हैं यहाँ, और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966 त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया गया। देखिए आप समझ रहे हैं, त्रिभाषा यानी जो आपका थ्री लैंग्वेज है, वहां से इसको स्वीकारा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए कोठारी आयोग आपसे यहाँ से निकल के आ गया। तो जितने भी आयोग बने हैं, कोठारी आयोग है, वो आपका जो भी आपका जो जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे एनसीईआरटी बॉडीज है, या जो आपकी जितने भी पुराने टाइम के जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से जो भी आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, डिटेल्स में जाके पढ़ना है और उनको कवर करना है। ये हमारा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आ गया शायद।
तो देखते हैं यह सूत्र 1968 के राष्ट्रीय नीति संकल्प में से प्रतिपादित है। इसका गठन 14 जुलाई 1964 और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, किसकी अध्यक्षता में यह हुआ था, तो दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, कोठारी आयोग। इसके संपादक थे, अध्यक्ष थे हमारे। 14 जुलाई 1964 में हुआ था और ये कब से कब तक रहा था, 1964 से लेकर 1966 तक। त्रिभाषा फार्मूला, इसने क्या कहा था, त्रिभाषा फार्मूला 1968 में दिया था, जिसमें हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है या मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा होगी। हमारी जो पहली जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हमारी मातृभाषा और हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी। और दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी होगी। जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और उससे रिलेटेड जो आधुनिक भाषाएं वहां पर चल रही होंगी उसमें क्या किया जाएगा, उसमें एजुकेशन दी जाएगी। और तीसरा हमारा क्या था, त्रिभाषा फार्मूला क्या है, हिंदी भाषा होगी राज्यों में, यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। यानी हमारी यहाँ पर हिंदी भाषा होगी और हमारी अंग्रेजी या जो भी आधुनिक भाषा चल रही है वो होगी। प्रेजेंट टाइम में जो भी लैंग्वेज होगी उसका यूज किया जाएगा। अब आपका देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि मंजिल को पाने की कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन उसको पाने के लिए क्या होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है कि हम इसको क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्लियर तो वही कर पाएगा जिसने दिन रात मेहनत की होगी, करीब 17-18 घंटे तक जिसने पढ़ाई करी होगी वही क्लियर कर पाएगा। वरना लास्ट में जाकर क्या कहेंगे, अरे एग्जाम बहुत टफ था, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से घूम फिर के आए थे। तो वो सारी चीजें आप खुद सोचिए कि मतलब कहाँ का एग्जाम, नेशनल लेवल का एग्जाम है, इतनी आसानी से कैसे क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब ये आपका टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वैसे बात तो हम कम्युनिकेशन की कर रहे थे, लेकिन ये आपका टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी देख लेते हैं क्या रहता है इसमें। टीचिंग ओनली व्हाट इज द इंक्लूडेड इन द करिकुलम, यानी शिक्षण में केवल आपका करिकुलम ही शामिल होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए शिक्षण के लिए। यानी आपको क्या करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए, उसमें क्या सिर्फ आपको करिकुलम की नॉलेज ही होना चाहिए, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यूजिंग अ रिजिड टीचिंग अप्रोच, आपका दृढ़ शिक्षण उपागम का उपयोग होना चाहिए। क्या होता है, एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, उस पर अच्छी पकड़ होना चाहिए। और क्या कह रहा है, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, और आपको स्टूडेंट्स से जुड़ने की आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कैसे अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो कक्षा में बच्चों के साथ जब टीचर कम्युनिकेट करता है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए हमारा क्या रहने वाला है, 9th क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, प्रभावी शिक्षण के लिए कह रहा है, यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो केवल केवल करिकुलम तो नहीं होगा, केवल करिकुलम हमारा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हमारा कट हो गया ऑप्शन। तो देखिए जहां जहां पर ए है उसको हम कट कर देते हैं, ये हमारा कट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड टीचिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो एक टीचर में तो क्या होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना आना चाहिए उसको। तो इसीलिए तो कहते हैं कि टीचिंग के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा। तो अब देखिए जहां पर बी ऑप्शन नहीं है, जहां पर बी ऑप्शन नहीं है उसको कट कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये सी वाले में बी ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, इसको कट कर दिया। हम ठीक ऑप्शन तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। देखिए अब हमारा क्या कह रहा है, अब यहाँ पर भी देखिए ए ऑप्शन दिया, और देखिए ए ऑप्शन हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा गलत ऑप्शन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम कट कर देंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बी डी और ए। यानी ये क्या होगा, बी वाला जो हमारा ऑप्शन है, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए अच्छे शिक्षण के लिए, और हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। यानी ये रिजिड टीचिंग तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और क्या होता है, करिकुलम बेस पर ही सिर्फ नॉलेज होना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये ऑप्शन गलत हो गए, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था उस तक हम आसानी से पहुंच गए। तो देखिए अब हमारा जो 10वां क्वेश्चन है उसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए।
हमारा क्वेश्चन क्या है, फीडबैक इज इमीडिएट इन कम्युनिकेशन। कौन से कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है, कौन से कम्युनिकेशन में हमें तुरंत फीडबैक मिलता है? तो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए प्रिंट, इसमें हमें तुरंत फीडबैक मिलता है, बिल्कुल नहीं। और हमारा ब्रॉडकास्ट, प्रसारण, ब्रॉडकास्ट में हमें फीडबैक, इसमें भी हमारा डिले होता है, हमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। और हमारा टॉप डाउन जो कम्युनिकेशन है उसमें भी हमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। जो हमारा ऑप्शन है, जैसे हम प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमें उसमें क्या होता है, फीडबैक तुरंत मिलता है। और ये देखिए, और ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और ये हमारा क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। और ये कैसा होता है, हमारा तुरंत फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक प्रदान करता है ये वाला कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, सामने वाले को बोलकर अपने हाव भाव को, अपने अंदर की भावनाओं को क्या करते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये देखिए कम्युनिकेशन में आपका देखिए यहाँ पर दो पार्ट हो जाते हैं इसके, एक होता है प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन और एक हो जाता है आपका अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यहाँ से आपके छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, उनको आप क्या करेंगे, एक बार उनको पढ़ लेंगे। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए संप्रेषण, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ ये देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए आप, यहाँ पर जगह है काफी, तो इसको समझा देते हैं आपको। और जब कम्युनिकेशन, एक जो आपका होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और आपका यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, इसको अपना संदेश पहुंचाना है, क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो ये किससे करेगा, बी व्यक्ति से करेगा। ए ने बी को अपना मैसेज देना है, तो वो कैसे देगा, डायरेक्ट इससे बात करेगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन वो अगर अगर वो उसके सामने नहीं है, मान लीजिए हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या करना है कम्युनिकेशन के लिए, कोई क्या करेगा, यहाँ पर कोई मीडियम होगा, क्या होगा, कोई मीडियम के थ्रू वो क्या करेगा, इस तक यहाँ तक क्या पहुंचाएगा, इसको यहाँ तक अपनी बात कहेगा। यानी अगर आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से, कौन से मीडियम का यूज करेंगे, आप फोन कॉल्स लगाएंगे, दिए गए नंबर पर आप कॉल करेंगे, तो आप पता करेंगे क्लासेस के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में, कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए हो, तो वही, यानी कोई भी मैसेज जो है वो दूसरे व्यक्ति को कैसे पहुंच सकता है, किसी मीडियम के थ्रू। और जहां पर मीडियम ना हो, वहां पर क्या हो जाता है, हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जो हमारे बात चल रही थी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लीजिए आप। पहला तो हमारा क्या हो जाता है, पहला देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक होता है सेंडर, कौन होता है, एक होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो अपनी बात को कहना चाहता है, वो अपनी बात को कैसे कहता है, वो क्या कहता है, उसके पास कोई एक मैसेज होता है, मतलब उसके दिमाग में, उसके माइंड में कोई बात आएगी तभी तो वो मैसेज सेंड करेगा, एक सेंडर हो गया, इसी को आप क्या कहेंगे, सोर्स कह देंगे, ठीक है। यही आपका, इसको किस नाम से और जानते हैं, सोर्स। तो आपका ये सोर्स हो गया। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई मैसेज आया, कोई थॉट आई, तो वो आपका क्या हो गया, मैसेज, क्या हो गया आपका, मैसेज। मैसेज को शॉर्ट में लिख लीजिए, मैसेज हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम नाम दे देते हैं आइडिया का, क्योंकि वहां पर आपकी ये चीजें सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाती हैं। आइडिया हो गया आपका, आइडिया को ही हम क्या कह देंगे, आइडिया का को ही हम कहते हैं थॉट। अब मान लीजिए वहां पर मैसेज लिखा हुआ ना आया, आइडिया और थर्ड लिख कर आ गया, सेकंड स्टेप तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेप होगी वो क्या होगी, एक आपका सेंडर होगा, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज हो गया, कोई आइडिया या कोई थॉट होगा। अब आइडिया या थॉट उसके माइंड में आया, तो वो इस आइडिया और थॉट को क्या करेगा, इसको इनकोड करेगा, क्या करेगा, इनकोड करेगा।
यानी आपको कोई बात कहनी होगी तो आप उस बात को क्या करेंगे, उस बात को इनकोड करेंगे अपने शब्दों में। इनकोड कर दिया, अब क्या करना है, देखिए सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, अब वो बात को क्या करा, इनकोड कर रहा है, तो इसे इनकोडर भी कह सकते हैं, इनकोड हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनकोड हो गई। अब हमारा क्या करा, अब इस आपने क्या किया, कोई आपके माइंड में मैसेज आया, उसको आपने इनकोड कर दिया और उसको क्या कर दिया, आप क्या करना है, आपको भेजना है ना किसी मीडियम के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू, किसको भेजना है, किसी मीडियम या चैनल के थ्रू, मीडियम और चैनल के थ्रू क्या करना है, आपको इसको सेंड करना है। और ये सेंड करके कहाँ आप भेजेंगे, बताइए, ये सेंड करके आप कहाँ भेजेंगे, किसी किसी जिसके पास आपको भेजना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या होगा, रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिसीवर। और ये रिसीव करेगा मैसेज को, तो वो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है, वो क्या करेगा, पहले जो हमने इनकोड किया था, जो मैसेज को इनकोड किया था, वो इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। इस मैसेज को वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। और डिकोड करने के बाद वो क्या करेगा, डिकोड करने के बाद वो उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद अब आपका यहाँ से देखिए, अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्या करेगा, आपको फीडबैक देगा, क्या करेगा, फीडबैक, इसी को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, ना इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। फीडबैक होगा तो उसको क्या है, रिस्पॉन्स देगा, आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। अभी देखिए, और ये रिस्पॉन्स किसको देगा, ये रिस्पॉन्स देगा हमारे सेंडर को। देखिए यहाँ से आपकी कोई भी स्टेप पूछ ली जाती है, इसको सीक्वेंस वाइज में लगाने के लिए पहले कोई सोर्स ऑफ मैसेज होगा, फिर वो मैसेज करेगा, फिर वो उसको उस मैसेज को क्या करेगा, इनकोड करेगा, उस इनकोड करके किसी मीडियम या चैनल के थ्रू उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। और वो हमारा जो मैसेज सेंड हुआ था वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या करेगा, वो फीडबैक देगा। और जो यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट जो आपका इस प्रोसेस में जो आपका मेन जो पॉइंट है जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए होता है फीडबैक। फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने मैसेज तो कर दिया, इम्पोर्ट भी कर दिया, चैनल के थ्रू उसको भेज भी दिया, लेकिन रिसीवर को जब वो बात हमारी समझ में आएगी तभी तो वो फीडबैक देगा। तो सोचिए आपने किसी को मैसेज किया, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कर दिया। अब हाँ, यहाँ पर से ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको उसी भाषा में और उसी लैंग्वेज में उसी कल्चर में आपको मैसेज करना होगा जहां पर जो रिसीवर जो है उन चीजों को जानता हो। ऐसा नहीं कि आपने अपनी ही धुन में मैसेज कर दिया, जब इसकी समझ में नहीं आएगा तो आपको ये फीडबैक ही नहीं देगा। तो आपको इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा और यहाँ से ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सीख लेंगे, इसको 2-3 बार रिवाइज करिए और आपको ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन जो था फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये हमारा था। चलिए आपको अब समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ये है हमारा व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया तो हम लोग खूब यूज करते हैं, खूब इसके बारे में भी सुनते हैं, ठीक है, नया भारत और आगे क्या जोड़ते हैं, डिजिटल इंडिया, कुछ ऐसे करके जोड़ते हैं जी, वही चीज है। तो देखिए डिजिटल मीडिया, अब मीडिया के लाभ क्या क्या है, डिजिटल मीडिया के क्या क्या लाभ हैं, लाभ भी हैं और इसके जो हमारे हैं अच्छे इफेक्ट भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या पूछे गया है, इसके लाभ क्या, एडवांटेज के बारे में पूछा गया। तो पहला क्या है हमारा, नेटवर्क, नेटवर्क कम्युनिकेशन इज अवॉइड, इसमें नेटवर्क संप्रेषण नहीं होता है, ऐसा है इसमें, इसमें नेटवर्क संप्रेषण नहीं होता है। और हमारा क्या है, क्या कह रहा है, पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, यानी लोग जो है मीडिया विषय वस्तु सृजित और वितरित कर सकते हैं, मीडिया की विषय वस्तु को सृजित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लाभ पूछ रहा है ना, एडवांटेजेस। अब आपका डी क्या है, रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स आर लेस एक्सपेंसिव ऑफ ऑनलाइन
पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यानी ऑनलाइन राजनीति संलिप्तता का कोई महत्व नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको इनमें से कोई ऑप्शन सही करके बताना है। अब देखिए हमारा क्या है, ए वाला, इसमें नेटवर्क संप्रेषण नहीं होता, ये तो गलत है। डिजिटल मीडिया है तो नेटवर्किंग तो होगी ही, तो ये हमारा ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो जहां जहां पर ए ऑप्शन है उसको हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को कट कर देते हैं। हमारा पहला वाला ऑप्शन जो था वो गलत हो गया, और हमारा बी वाला जो ऑप्शन था वो भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हमारा बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी सी, बी सी और डी, इसमें क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कनेक्ट, लोग मीडिया विषय वस्तु को सृजित और वितरित कर सकते हैं। बताइए, मीडिया को वितरित कर सकते हैं, ये बात सही है। हम किसी भी ऑनलाइन को क्या करते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं, एक दूसरे में फैला देते हैं, तो हम ये तो कर सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है सही है। तो बी ऑप्शन इसमें नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को कट कर देंगे। अभी देखिए हमें सिर्फ 2 ऑप्शन की नॉलेज थी और हमने पूरा आंसर सही कर लिया, यानी हम सही आंसर तक पहुंच गए। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी वाला है। अब इसको और समझते हैं पूरी अच्छे तरीके से कि ये किस तरीके से सही है। देखिए हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन रियल टाइम, हम उसको वास्तविक समय में क्या कर सकते हैं, अंतिम उत्पाद की प्रदायगी वास्तविक समय में की जा सकती है, ये भी सही है। अब जैसे लाइव आकर हम लोग क्लास लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रियल टाइम में उसको करते हैं। तो हमारा क्या है, डी हमारा रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, उस सूचना को हम क्या कर सकते हैं, वितरण में कम खर्चीली होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन ये हमारे करेक्ट हैं, और यही हमारा बी में जो है वो हमारा ऑप्शन कह रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्या है, अभी इसके बारे में देखिए, ये देखिए अब वो तो हमारा बी ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया था। हाँ, बी ऑप्शन भी हमारा ठीक था। अब देखिए डिजिटल मीडिया ने हमारे संचार में, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। डिजिटल मीडिया हमारे संचार और सूचना उपभोग के तरीके को बदल दिया है। क्या कर दिया है, हमारे मतलब हमारी सूचनाओं को बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। कहते नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसको अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या हमेशा से ही उसको इस बात में क्या रहा है, बहुत ही ज्यादा गतिशील रहा है। तो क्या कहते हैं, कम टाइम में, आज के टाइम में आपने देखा होगा, कम खर्च में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को हम पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। पहले क्या होता था, जो खबर लेकर जाता था वो वापस ही नहीं आ पाता, काफी टाइम हो जाता था। तो वही चीजें यहाँ पर कह रहे हैं कि कम खर्च में और कम टाइम में किया है। इससे हमारे लिए दुनिया भर के लोगों से जुड़ना, एक बटन के क्लिक पर बड़ी मात्रा में जानकारी जानकारी तक पहुंचना संभव हो गया। आजकल आपने देखा है, कोई प्रोपेगेंडा फैलता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है लोगों को, तो कितने कम टाइम में मतलब फैल तो जाती है सबके पास, लेकिन वहीं अगर वो गलत है तो उसको बहुत कम टाइम में उसकी सच्चाई जो है वो भी सामने आ जाती है। तो जहां पर इसके एडवांटेजेस हैं वहां पर इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो वहां पर ये हमें लाभ पूछ रहा था इसके एडवांटेज, तो वही एक कम टाइम में पहुंच जाती है, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, कम खर्च में पहुंच जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेटवर्क संप्रेषण को बढ़ावा दिया है, जितनी अच्छी नेटवर्किंग हमारी होती है, हमारी सूचनाएं वहां तक बहुत जल्दी से पहुंच जाती हैं। अब देखिए लोग मीडिया विषय वस्तु को सृजित और वितरित कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई वीडियोस आई या कोई मैसेज आया, हम उसको जल्दी से जल्दी शेयर कर देते हैं, ट्रांसफर एक दूसरे को कर देते हैं। अंतिम उत्पाद की प्रदायगी वास्तविक समय में की जा सकती है, मतलब हम लाइव रियल कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम लाइव क्लास यहाँ पर शुरू करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं रियल टाइम में। सूचना उत्पादों का पुनरुत्पादन और वितरण कम खर्चीला होता है, यानी जहां पर हमको यात्रा करनी पड़ती थी, लंबे लंबे मतलब हमें दूरी तय करनी पड़ती थी, वो सारी चीजें कम हो गई हैं, कम खर्च हो गया है। तो वही चीजें देख रहे हैं, मतलब जैसे जमाना बदल रहा है उस हिसाब से हमारी जो संचार की जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा जो संचार है, उसमें भी नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए बदलाव आ रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सुधार हो रहा है, उसको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें क्या करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये चीजें हमारी क्लियर हो गई डिजिटल मीडिया के लिए।
अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक इसके बारे में समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिव द बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब देखिए स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। पहला जो हमारा है फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है, द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनियन आर एम एटेमोलॉजिकली, यानी कम्युनिटी और समन्वय, कम्युनियन शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको कम्युनिकेशन समझाया था, तो वहां पर आपको समझाया था कम्युनिकेयर और कम्युनियस। देखिए आपका जो है क्या है इसमें, हम्म सकते हैं। देखिए अब दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज। अब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि जैसे मानव समाज का विकास हुआ, संप्रेषण की अधिकाधिक सरल प्रणालियां सामने आई हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा टफ होता जा रहा है, यानी लोगों के बात करने का अंदाज बदल रहा है, उनके तरीके बदल रहे हैं, तो तकनीकी सुधार आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू लगता है। देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनियन आर एटिमोलॉजिकली, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपका ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए आपका, जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ, संप्रेषण अधिकाधिक सरल प्रणालियां, ये तो गलत है आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ये तो गलत है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, हमारा जो पहला ऑप्शन जो है वो सही है, और सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। तो इस हिसाब से हमारा बट स्टेटमेंट ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो देखिए हमारे यहाँ से करीब जो आपके 12 क्वेश्चन थे वो आपके क्लियर हो गए हैं। जी, हमारे 12 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, और आपने जो भी यूनिट्स बची हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी यूनिट्स के पीवाईक्यूज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जुड़े रहिए हमारी बीटीएस टीम से, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ताकि आपका इस बार यूजीसी नेट जो आपका जून में होने वाला है वो आपका क्वालिफाई हो जाए। दिस इज माइनाज नूरी साइनिंग ऑफ।